क्लास 12 हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के रिगार्डिंग आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। वैसे तो स्टूडेंट्स जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं कि जो स्पोर्ट्स का रिलेशन है वो हम लोग इसका रिलेशन जो है वो फिजियोलॉजी से, बायोलॉजी से, समथिंग रिलेटेड टू योर बायोमैकेनिक्स से ही जोड़ करके करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है स्पोर्ट्स में। देखो, जैसे कि अगर बात करें हम लोग आपकी एंग्जाइटी, आपकी मोटिवेशन, आपकी लर्निंग कैसी है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस हद तक स्ट्रेस लेवल को या डिप्रेशन को झेल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग साइकोलॉजी के अंडर ही पढ़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन वो इतना फिज़िकली इतना फिट नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में कोई एक पर्टिकुलर गेम में कुछ करना चाहता है, उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट के चलते हुए स्टूडेंट ऑटोमेटिक ही वो अपनी बॉडी के ऊपर भी वर्क करेगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी का तो एक बहुत ही बड़ा रोल है स्पोर्ट्स में। आप एक पर्टिकुलर फील्ड में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि मौसम अच्छा रहता है, वेदर बढ़िया रहता है, ठीक है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन आपको अपने आप को ये इस चीज़ के लिए रेडी करना पड़ेगा कि जब आप गेम्स में जाते हो तो आपको उस पर्टिकुलर गेम को खेलने के लिए हो सकता है कि कल को आपको किसी एक वार्म एरिया में जाकर के गेम खेलनी पड़े, या फिर जहाँ पर कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर जाकर के भी आपको गेम खेलनी पड़े। तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा हर समय, हर वक्त प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सब कुछ रिलेटेड है आपके साइकोलॉजी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हद तक इंट्रो आपको पता चल गई है। अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। मोटिवेशन की बात हम लोग करेंगे, लर्निंग, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इमोशंस, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें, पर्सनैलिटी जो है ना स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनैलिटी की, जिसको हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंडर। पर्सनैलिटी जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। देखिए स्टूडेंट, एक पर्सन घर पे कुछ और होता है, लेकिन बाहर जब वो सोसाइटी में निकलता है, अपनी फील्ड में जाता है, तो वहाँ पर उसका एटीट्यूड कुछ और होता है। तो हर एक व्यक्ति ने ना अपने ऊपर क्या एक कह सकते हैं हम लोग एक मखोटा पहना हुआ है, एक मास्क पहना हुआ है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो पर्सनैलिटी जो है वो एक डायनामिक, एक ऑर्गेनाइज्ड सेट है आपकी करेक्टरिस्टिक्स का, जो कि कोई भी पर्सन जो है वो पोजेस करता है, दैट इन्फ्लुएंसेस हिज और हर इमोशंस, मोटिवेशंस, कॉग्निशंस एंड बिहेवियर्स इन वेरियस सिचुएशंस, कि किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में हमें बिहेव करना है, हमारे इमोशंस को कैसे हम लोगों ने कंट्रोल में रखना है, हमारी मोटिवेशन कैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अब मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये नहीं कि आपको कभी आप कोई एक ट्रेनी हो और आपके मेंटोर ने, आपके गाइड ने अगर आपको हल्का सा डांट दिया तो आप इस तरीके से फील करके बैठ जाए कि हमें ऐसा क्यों बोल दिया है ना। तो उस मोटिवेशन को भी हमें एक पॉजिटिव वे में लेना है। तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, चीज़ों को समझ करके, नॉलेज को अपने अंदर धारण करना, ठीक है, दिस इज़ नॉन एज कॉग्निशन, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में आपका मोटिवेशन कैसा होगा, आपका कॉग्निशंस कैसे होंगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी पर्सनैलिटी के अंडर आती हैं। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द पैटर्न्स ऑफ द थॉट्स। ये जो वर्ड्स मैंने लिखी है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। पर्सनैलिटी को हम लोग कहते हैं आपके थॉट्स का, आपकी फीलिंग्स का, आपके एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का जो पैटर्न है वो सारा का सारा आपके पर्सनैलिटी में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो भी आपके थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स है, आपके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट है, आपकी क्या उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी एक्सपेक्टेशंस बनती हैं, आपकी परसेप्शंस बनती है, आपका एटीट्यूड बनता है और आपके बिलीफ बनते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग एनवायरनमेंट में जाकर के सीखते हैं, लेते हैं, जैसा हम अपना एटीट्यूड, वो हमारा एटीट्यूड वैसे ही बन जाएगा।
ठीक है। अगर मुझे कुछ बनना है लाइफ में, मुझे कुछ बनना ही है, तो मुझे अपना एटीट्यूड क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर मेरे टीचर ने मुझे किसी बात के लिए टोका है तो मुझे उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, मुझे अपनी परसेप्शंस को एज पर अकॉर्डिंग टू माई फील्ड बनाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पर्सनैलिटी के अंडर आती है। तो 2 डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, डेफिनेशन ज़रूर याद करके जाइएगा, अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वेरन। वैसे आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी जो भी आपको इजी डेफिनेशंस लगती हैं आप वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की कि जितना इजी पैटर्न में मैं आप लोगों के लिए नोट्स लिखूँ, मैंने लिखे हैं। एलपोर्ट की बात करें तो पर्सनैलिटी जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। किसका डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है? आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम का, सॉरी साइको फिजिकल सिस्टम का, आपके साइको फिजिकल सिस्टम का डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिटरमिन करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करेगा। अब आपको दिमाग में वर्ड्स रखने हैं, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है साइको फिजिकल सिस्टम का, जो कि डिटरमिन करता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट में किस तरीके से एडजस्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू वेरन की बात करें तो पर्सनैलिटी जो है वो आपकी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ह्यूमन बीइंग की, किसी भी डेवलपमेंट के किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ ही याद करनी है। उसके अलावा बात करें पर्सनैलिटी क्या है, आपकी इनर और आउटर कैपेबिलिटी है। पर्सनैलिटी के अंडर आपकी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो डायमेंशन पर्सनैलिटी की कौन कौन सी है? सबसे पहली अगर बात करें द मोस्ट प्रोमिनेंट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डायमेंशन पर्सनैलिटी की कौन सी होती है? फिजिकल। देखो हमारे ऊपर, हम अगर किसी पर्सन को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हम उसे फर्स्ट टाइम मिल ही रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम उसका फिजिक देखेंगे ना, आते ही सबसे पहले हम उसका फिजिकल नोटिस करेंगे। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं अगर हम लोग बात करें कि गुड पर्सनैलिटी के अंडर क्या आता है, आपका गुड फिजिक आता है, आपकी गुड अपीयरेंस आती है, आपकी गुड हेल्थ आती है, आपका गुड हाइट, गुड एंड बैलेंस्ड वेट आता है, आपका गुड पोस्चर आता है, स्टडी बॉडी, गुड लुकिंग, ब्राइट फेस। ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छी फिजिकल डायमेंशन पर्सनैलिटी के अंडर आती हैं। जो फिजिक है वो आपकी फाउंडेशन है आपकी पर्सनैलिटी का, जो कि किसी भी पर्टिकुलर, जो भी आपको पहली दफ़ा देखेगा, आपसे पहली बार मिल रहा है, तो ये बिगिनिंग इफेक्ट है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि ए साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन ए साउंड बॉडी। वैसे तो ये देखो स्टूडेंट्स, हेरिडिटरी होता है, लेकिन काफ़ी हद तक इसके ऊपर आपके एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसे प्रॉपरली हम लोग मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड डाइट, योर गुड एक्सरसाइज, योगा, जिम एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, और फिजिकली अनफिट पर्सन जो होता है स्टूडेंट, वो ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का कॉज बन सकता है। इसलिए एक पर्सन को फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस में अपीयरेंस अलग एक चीज़ है, लेकिन फिजिकली फिट होना, आपकी बॉडी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जा कर के काम कर सके। ठीक है, ग्रीक एंड रोमन्स ले स्ट्रेस ऑन द फिजिकल ग्रेस एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेंटल डायमेंशन की। तो ये भी एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी का। मेंटल डायमेंशन के अंदर आपका मेंटल आता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल आता है। बहुत सारी ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे इंडिया में ना केवल बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी रही हैं जो कि इतनी गुड लुकिंग नहीं थी, लेकिन अपने माइंड के बल पर, एक शार्प माइंड से उन्होंने पूरे इमेज छोड़ी है, अपनी पूरी छाप छोड़ी है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो रियल आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना पर्सनैलिटी की, वो आपकी मेंटल डायमेंशन के ऊपर होती है। सब कुछ आपकी इस दिमाग में है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके मेंटल डायमेंशन के अंडर ही होती है। देन आता है स्टूडेंट सोशल डायमेंशन। ये एक इनहेरेंट है मैन के अंदर, बायोलॉजिकल नेचर होता है। कोई व्यक्ति जो है वो अकेले रहना पसंद करता है और कोई दूसरों के साथ घुल मिल के रहना पसंद करता है। तो ये ह्यूमन पर्सनैलिटी का जो एक बीज है ना, जो एक सीड है, वो सोन हो जाता है राइट फ्रॉम इट्स बर्थ। हम बिहेव करना शुरू करते हैं, वी डू लर्न बिहेव इन सोसाइटी।
बिल्कुल हम सोसाइटी से सीखते हैं। सोसाइटी जैसे ही हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होगा उसकी, तो अगर मैं आज की बात करूं तो बच्चों आज के समय में तो आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास की सोसाइटी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। पेरेंट्स से भी, जितना पेरेंट्स का, जितना आपके घर का माहौल बच्चों आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आई थिंक सोसाइटी का आज की अगर डेट की बात करें तो वो उतना ही आपका आपकी जो लाइफ में एक जो रोल है वो उसका होता है। तो यही बात कही कि आपका नेबरहुड, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। आपकी कस्टम्स कहती हैं कैसी हैं, ट्रेडिशंस कैसी हैं, सेटअप, नॉर्म, स्टैंडर्ड, इवन क्लोथिंग, मदर लैंग्वेज, मैनर्स, लिविंग स्टाइल्स मेक ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आर पर्सनैलिटी। इसमें कुछ भी बताने वाली बात नहीं है। आपका एटीट्यूड कैसा है, अच्छा है या बुरा है, आप हेल्पफुल नेचर के हैं, सपोर्टिव हैं या नहीं हैं, आप सिंपैथी है आपके अंदर है, काइंडनेस है या फिर क्रुएलिटी है, आप कैसे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये जो है आप अपनी सोसाइटी से ही लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है। देन बात करते हैं इमोशनल डायमेंशन की। इमोशनल डायमेंशन की बात करें तो आपका फियर, एंगर, डिस्गस्ट, डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें इमोशनल जो आपकी स्टेबिलिटी है ना बच्चों, स्टेबिलिटी हो चाहे अनस्टेबिलिटी हो, आपकी पर्सनैलिटी में कैसी है, ठीक है, इसका बहुत ही बड़ा रोल है। वैसे तो मैंने जितने भी करवाया मैंने सब में यही बोला है कि इन सब का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इमोशनली स्टेबिलिटी का आप कितना दूसरों के पीछे लग रहे हैं, आप कितना अपने अंदर अपनी सेल्फ टॉक, आप अपनी सेल्फ को ऊपर रख रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है तो आई हैव टू डू दिस। आपका अपने फियर के ऊपर, एंगर के ऊपर आप कितना चीज़ों को, स्ट्रेस लेवल को आप किस हद तक आप कहते हैं ना कि हैंडल कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके इमोशनल डायमेंशन के अंदर आती हैं। तो बहुत इजी था, तो इन चारों पॉइंट्स को आप आराम से लिख सकते हैं। बात करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की। 4 तरह की पर्सनैलिटी की टाइप्स होती हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए पर्सनैलिटी की बात करें तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, बिल्कुल आपको ये चीज़ें याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। बहुत मैंने बिल्कुल कट टू पॉइंट लिखा है आप लोगों के लिए ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ये पॉइंट्स अच्छे से रट जाइएगा, इनको ही एलेबोरेट करके पेपर में लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बुक तो पढ़नी ही है बच्चों, जो भी आपके पास है। टाइप ए पर्सनैलिटी की बात करें तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो बहुत कम्पिटिटिव होते हैं। हमेशा याद रखना, ये वर्ड्स याद रख लेना बस। कम्पिटिटिव होते हैं, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, हाई वर्किंग इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, यानी कि काम करने में बहुत आतुर रहते हैं कि मैं करूँगा, हमेशा एक अर्जेंसी में रहते हैं। इनसे बिल्कुल भी डिले बर्दाश्त नहीं होता, यानी कि अगर डिले बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं। ना तो इनको खुद की देरी पसंद होती है, ना कोई सामने वाला कोई भी पर्सन देरी करे इन्हें पसंद नहीं होता है। ये हमेशा, अगर ये डिलेज को पसंद नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा वॉच की तरफ देखते रहते हैं, घड़ी की तरफ, अरे कम हो गया टाइम, अरे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर कोई तो इस तरह के पर्सन को, ऑब्वियस ही बात है, ऐसे पर्सन को गुस्सा ज़्यादा आएगा, एग्रेशन इनके अंदर ज़्यादा रहेगी और मोर प्रोन टू हार्ट एलिमेंट्स। क्लियर है? ये सारे वर्ड्स बच्चों ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देन आती है टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये कम्पिटिटिव नहीं होते। अगर ये कम्पिटिटिव नहीं है तो ईजी गोइंग है, बिल्कुल ईजी गोइंग है, बहुत पेशेंस वाले ये लोग होते हैं, इनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, ये बहुत जल्दी सिचुएशंस के साथ कोप अप कर लेते हैं, इनको ज़्यादा कुछ अचीवमेंट का या फिर ओवर एम्बिशंस, ये बिल्कुल भी इनका लाइफ में इनका कोई भी ज़्यादा नहीं होता है। ये क्वाइट सेटिस्फाइड रहते हैं और सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं। अब इजी है टाइप बी का, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। टाइप सी पर्सनैलिटी की बात करें तो प्लीजिंग एंड अपीजिंग नेचर होता है इनका। ये अपने इमोशंस को जल्दी सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो ये गुस्सा अपने अंदर दबा के रखेंगे, होपलेस हो जाएंगे, पेसिमिस्टिक से लोग होते हैं, अकेलापन फील करते हैं, इनके अंदर लोनलीनेस बहुत रहती है और ऐसे पर्सन्स को कैंसर का जो रिस्क है वो रहता है। टाइप डी पर्सनैलिटी के जो लोग कैसे होते हैं, देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस से सफ़र करते हैं। ये भी अपनी फीलिंग को दबा देते हैं, फियर को, रिजेक्शन, इन्हें डर लगता है कि हमें कोई रिजेक्ट ना कर दें, हमें सामने वाला डिसअप्रूव ना कर दे, तो इसीलिए इन्हें हार्ट एलिमेंट्स का भी प्रॉब्लम रहता है, हाई बीपी,
इन्फ्लामेशन और डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। प्रीमेच्योर डेथ का भी इन्हें रिस्क रहता है और इनकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत पुअर क्वालिटी की होती है। हमेशा एक ऐसे इन्फीरियरिटी में रहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं ऐसे वाले। ठीक है, तो ये चारों टाइप्स आप अच्छे से पढ़ लेना, इनके मेन पॉइंट्स आप दिमाग में रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ की। सबसे पहले हम जूंग की पर्सनैलिटी, जो इसने थ्योरीज़ की थ्योरी दी है, सी जी जूंग। इसने बेसिस ऑफ सोशेबिलिटी करेक्टर, ये याद रख लीजिएगा, सोशेबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसने अपनी थ्योरी जो है वो दी है। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो ये वर्ड याद रखिएगा, सोशेबिलिटी। आप सोशेबिलिटी की बात करें तो 3 टाइप के लोग आ जाएंगे, एक इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट, तीसरा एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं? जो अपने आप में रहते हैं, जो लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अनएबल टू एडजस्ट होते हैं, सोसाइटी में सोसाइटी की सिचुएशन से दूर रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता इनको किसी से, और वेरी सेंसिबल होते हैं, अपने आइडियाज़ को लेकर के बहुत रिजिड होते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, अकेले रहना ही ये पसंद करते हैं और सोशल सर्कल तो इनका बहुत लिमिटेड होता है। देन आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट लोग कैसे होंगे? आप खुद से बताइए, सोचिए। फ्रेंडली होंगे, आउटगोइंग होंगे, टॉकेटिव होंगे, हैप्पी होंगे, सोशल इन नेचर होंगे, एक्टिव होंगे और बहुत जल्दी दूसरों की नेगेटिविटी से अफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है सुबह शाम लोगों से मिलना जुलना और खुश रहना, है ना। और बहुत जल्दी डिसीजन भी ये ले लेते हैं। एम्बीवर्ट किस तरीके के लोग होते हैं? जो मिक्सचर होते हैं इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट का। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड थ्योरी, बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी में बच्चों आपको याद रखना है कौन कौन से इनके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ओपननेस, देन आता है कॉन्साइंटेनियसनेस, देन आता है एक्सट्रोवर्जन, देन 4th आता है एग्रीएबलनेस और 5 आता है न्यूरोटिसिज्म। चलिए इनको अब याद कर लेते हैं। बाकी इनके आप पॉइंट्स के नेम ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर बात करें ओपननेस की, तो ये बहुत ओपन हार्टेड पर्सन होते हैं, दूसरों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, नए कंसेप्ट आइडियाज़ इनको लेने में इन्हें बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट लेते हैं, क्यूरियस होते हैं, नई नई चीज़ों को जानने का इनको बहुत शौक़ रहता है। अब बात करते हैं कॉन्साइंटेनियसनेस की। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टेमेटिक होते हैं, लेबोरियस होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के पढ़ाई में इंटेलिजेंट 100%। कहीं पर भी ये अपने सिलेबस में पीछे नहीं रहते, अप टू डेट रहते हैं, यानी कि कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। सबसे बढ़िया कॉन्साइंटेनियसनेस। क्लियर है? तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते हैं, डिसीजन मेकिंग इनके अंदर एबिलिटी होती हैं और आगे हर काम को बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ कंप्लीट करते हैं, गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सट्रोवर्जन। इस तरह के जो लोग होते हैं बच्चों, ये आउट गोइंग होते हैं, इन्हें घूमना फिरना, दूसरों के साथ बातें करना, बहुत सोशल रहते हैं, हर एक सोशल सिचुएशन में इन्हें पार्टिसिपेट करना है और हमेशा ही खुश रहना है। बहुत इजी पॉइंट्स है, आपको बस ये केवल जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना बच्चों, ये दिमाग में रखना। ठीक है? एग्रीएबलनेस कैसे होते हैं? मोर डिस्टेंस और एलूफ। ये काइंड होते हैं, जनरस होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं और सिंपैथेटिक होते हैं। ठीक है? ये टॉलरेंट होते हैं, यानी कि ये सेंसिटिव लोग होते हैं और दूसरों के भावों को समझ लेते हैं, कुछ ये सह भी लेते हैं। बहुत काइंड हार्टेड जो लोग होते हैं ना, वो एग्रीएबलनेस, सबकी फीलिंग्स को एग्रीड करने वाले लोग, तो वो उससे आप पॉइंट लें, यानी कि इनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना बहुत अच्छे से होती है। न्यूरोटिसिज्म वाले लोग कैसे होते हैं? एंशियस, इरिटेबल, टेम्परामेंटल। ठीक है? इस तरीके के जो लोग होते हैं बहुत टेंस्ड रहते हैं ये। इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो लेस होती है, लेस लो होता है इनका स्कोर। मतलब कि या यूँ कह सकते हैं कि इसे हम लोग इमोशनल, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया बच्चों, इनकी न्यूरोटिसिज्म को हम लोग इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। ये मैंने गलत बता दिया, इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं, ये गलत है। हाँ, ये लोग जो होते हैं वो मूडी होते हैं,
टेम्परामेंटल होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इस तरीके के जो लोग होते हैं रिलेट्स टू वन इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी हो सकता है नहीं भी हो, किस हद तक वो स्टेबल रहेगा अपने इमोशंस के साथ। तो नॉर्मली हम जब यहाँ पे इस ये वाली जो बात करें ना इमोशनल स्टेबिलिटी, तो डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशंस की बात करेंगे, यानी कि कोई भी ख्याल किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर बिल्कुल घर कर जाना। इसीलिए यहाँ पर ये मैंने ये इसको हम लोग इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं, लेकिन वो डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा है तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी, अगर नहीं है तो ठीक है, वो एक हद तक ही क्या वेरी इमोशनल स्टेबल रहेगा अगर उसका लो स्कोर है, ठीक है। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बात करी पर्सनैलिटी की, कल हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।